Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. Okay, इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ स्पेशली फॉर एसएससी बैंक सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए और दूसरे जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है उनमें क्या पूछा जाता है चलिए देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो सिलेबस के अंदर बात की जाए तो इसमें पहली यूनिट जो लैंग्वेज की होती है वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो वर्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें हम वोकैबुलरी के नाम से भी जानते हैं। वर्ड्स के कलेक्शन को वोकैबुलरी कहा जाता है, ठीक है। वर्ड्स के कलेक्शन को वोकैबुलरी कहा जाता है, ठीक है। तो वोकैबुलरी में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, एंटोनिम्स पूछ लेते हैं, ठीक है, होमोफॉन्स पूछ लेते हैं। तो ये सिनोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स क्या हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। होमोफॉन्स क्या हैं ये पता होना चाहिए। तो सिनोनिम्स होते हैं जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी एक ही जैसी मीनिंग वाले या बहुत करीबी मीनिंग वाले। तो आप इसे हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कहते हैं? पर्यायवाची, यानी एक ही जैसी मीनिंग देने वाले। एंटोनिम्स वो होते हैं जो ऑपोजिट मीनिंग देते हैं, जिन्हें हिंदी में हम कह देते हैं विलोम शब्द। और होमोफॉन्स वो होते हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं, ठीक है, साउंड सेम, तो ये एक जैसा साउंड निकालते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनके अलावा वोकैबुलरी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो किस तरह से बनते हैं क्वेश्चंस चलिए देख लेते हैं। जैसे सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए, आपसे पूछ लिया भाई कि सीधा सीधा कह दिया कि गिव द सिनोनिम ऑफ, गिव द सिनोनिम ऑफ, और यहाँ पर कोई वर्ड दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर क्रूशियल, गिव द सिनोनिम ऑफ क्रूशियल, ठीक है। अब आपको चार ऑप्शंस दे दिए गए। पहला ऑप्शन दे दिया गया वाइटल, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया आपको बी में गैरुलस, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया इनिशियल, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया गया यहाँ पर कंक्लूजन, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरह के चार ऑप्शंस आपको दे दिए गए। अब जब वोकैबुलरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसे तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने उस वर्ड को पढ़ा हुआ है। अगर आपने उस वर्ड को पढ़ा हुआ नहीं है तो यहाँ कोई चांस नहीं होता कि वो आपके जहन में, आपके माइंड में आ जाए, क्लिक कर जाए। हाँ, अगर पैराग्राफ हो, पैसेज हो, तो ऊपर नीचे के सेंटेंसेस जो होते हैं उनसे हम मीनिंग निकाल सकते हैं, है ना, करीब करीब का जो उसका सेंस है वो हम अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर पैराग्राफ नहीं है, सेंटेंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये अजम्पशन भी आपका नहीं हो पाएगा। फिर आपको वर्ड पता होगा तभी आंसर दे सकते हैं। तो क्रूशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, वाइटल का भी मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो क्रूशियल है, वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ये सारे सिनोनिम्स होते हैं। गैरुलस बातूनी को कहते हैं। इनिशियल यानी कि जो शुरुआती चीज़ें होती हैं, है ना, और कंक्लूजन आपको पता ही, किसी चीज़ का एंड, किसी चीज़ का कंक्लूजन, राइट। तो सिनोनिम्स जब पता होंगे तभी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने पड़ते हैं, पैसेजेस से आप याद करते हैं या अलग से वर्ड्स याद करते हैं तो उनको रिवाइज करते हैं, अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, है ना। फिर आते हैं बात एंटोनिम की। तो एंटोनिम में भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव द एंटोनिम ऑफ, गिव द एंटोनिम ऑफ, मान लीजिए यहाँ वर्ड आ गया मोरॉन, गिव द एंटोनिम ऑफ मोरॉन, ठीक है। अब ये वर्ड आ गया। ऑप्शन ए दे दिया वाइज, ऑप्शन बी दे दिया स्टूपिड, ऑप्शन सी दे दिया लोक्वाशियस, ऑप्शन डी दे दिया
क्लेवर, राइट। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो गए ऑप्शंस। पहले तो मोरॉन की मीनिंग क्या होती है? मोरॉन की मीनिंग होती है मूर्ख, बेवकूफ़, ठीक है। अब मोरॉन की मीनिंग जब बेवकूफ़ हो गई, मूर्ख हो गई, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, उन्होंने मोरॉन देखा और उन्होंने बी लगा दिया, स्टूपिड। ध्यान नहीं दिया कि यहाँ सिनोनिम नहीं एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो ये गलती मत करिएगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा कि पूछा क्या जा रहा है, सिनोनिम पूछ रहे हैं कि एंटोनिम पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार एंटोनिम पूछा जाता है और ऑप्शन में वर्ड का सिनोनिम भी दिया जाता है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो एंटोनिम पूछा जा रहा है, ये तो सिनोनिम है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। लोकाशियस का मतलब होता है बातूनी। हाँ, बहुत बातूनी लोग मोरॉन हो सकते हैं, पर ये ना तो सिनोनिम है ना एंटोनिम है, ठीक है, सिमिलर मीनिंग नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर वाइज और क्लेवर दोनों ही कहीं ना कहीं मोरॉन के एंटोनिम है, दोनों एंटोनिम है, क्योंकि मूर्ख का अपोजिट बुद्धिमान भी हो सकता है और चालाक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मोस्ट सूटेबल ऑप्शन को टिक करना होता है, आंसर मतलब टिक नहीं, ओवल भरना है। तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो होता है वो आपको लेना है। तो मोरॉन के लिए वाइज आएगा, क्लेवर उसका है एंटोनिम, लेकिन वो थोड़ा सा वाइज के कंपैरिजन में फार एंटोनिम है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर वाइज नहीं होता यहाँ पर तो हम क्लेवर को सेलेक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मोस्ट सूटेबल ऑप्शन उसमें से चुनना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मान लीजिए आपसे कह दिया गया, एक डेफिनेशन दे दी, जैसे कह दिया अ पर्सन हु इज अ रिबेल टू an authority or a ruling party, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी या अथॉरिटी के अगेंस्ट में जो बात करता हो, बगावत जो करता हो उनकी, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए मान लीजिए दे दिया गया ट्रेटर, ठीक। ऑप्शन बी दे दिया गया क्रिमिनल, ऑप्शन सी दे दिया गया एनार्किस्ट, ऑप्शन डी दे दिया गया अपोजिशन, ठीक है, ऐसे करके दे दिया, ठीक। तो अब यहाँ पर आप जब डेफिनेशन को पढ़ेंगे और इनमें से कुछ वर्ड्स आपके जाने पहचाने भी हैं, जैसे आप ट्रेटर जानते हैं, ट्रेटर मतलब होता है गद्दार। क्रिमिनल जाने, क्रिमिनल का मतलब होता है मुजरिम, है ना। एनार्किस्ट एक ऐसा वर्ड है जो स्पेशली फॉर दिस डेफिनेशन है, कि जो अथॉरिटी या रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोलता हो, उनके विरोध में उनका रिबेल हो, ठीक है। तो दिस वर्ड इज द मोस्ट सूटेबल आंसर। तो इस तरह के वर्ड्स आपको याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही है। अब देखिए, पहला तो आपका ये हो गया वर्ड से, फिर इसके बाद जो दूसरा आपका बनता है क्वेश्चन, वो बनते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस से। ईडियम्स और फ्रेजेस, अगर आपको पता है कि फ्रेज क्या होता है तो आप ईडियम्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूँ। फ्रेज एक्चुअली वर्ड्स का एक सेट होता है, अ स्मॉल ग्रुप और अ कपल ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस और फ्रेज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस देगा, जबकि फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देगा, इनकम्प्लीट सेंस देगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कहा ऑन द टेबल, मेज पर, तो आपको क्या सेंस मिलेगा, क्या मेज पर। मैंने कहा मेज पर, आप कहेंगे क्या मेज पर, क्लियर नहीं है सेंस। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछा कि मेरी किताब कहाँ है, मेरी पुस्तक कहाँ है, तो मैंने कहा मेज पर, तो आपको सेंस मिल गया, है ना। तो ये सेंस देता है, लेकिन अधूरा सेंस देता है, पूरा नहीं देता है। इसे हम फ्रेज कहते हैं।
दूसरे वर्ड्स में अगर समझें तो फ्रेज वो होता है कलेक्शन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक पर्सन, एक प्लेस, एक थिंग, एक कोई भी एक टाइम, एक जगह, है ना, ऐसी कोई एक चीज को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जैसे मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अगर मैं कहता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कितने सारे वर्ड्स हैं। अब ये सारे वर्ड्स मिल करके किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स मिलकर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पांचों वर्ड्स का जो कलेक्शन है ये क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। तो जब भी वर्ड कलेक्शन किसी एक पर्सन, एक थिंग, एक टाइम, एक जगह, मतलब एक किसी चीज को रिप्रेजेंट करे तो वो वर्ड कलेक्शन क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। अब फ्रेज तो समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। हालांकि अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा तो फ्रेजेस वगैरह बहुत डीपली पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो फ्रेज तो ये हो गया। ईडियम्स क्या हुए? फ्रेजेस जो अपने वर्ड से अलग सेंस देते हैं वो हो जाते हैं ईडियम्स। ठीक है, तो ऐसे फ्रेजेस जिनका सेंस उनके शब्दों से अलग हो, हट कर हो, वो हो जाते हैं फ्रेजेस। जैसे क्वेश्चंस किस तरह के बन जाते हैं फ्रेजेस में? मान लीजिए एक पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ लिया गया कि गिव द मीनिंग ऑफ, ऐसे करके कुछ पूछ लिया। यहाँ नहीं आएगा, नीचे लिखता हूँ। अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है, ऐसे करके दे दिया। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का आपसे मीनिंग पूछा गया, ऑप्शन ए दे दिया कि वेरी बिग मॉन्स्टर, ऑप्शन ए में ये दे दिया। बी में दे दिया अ ग्रीडी पर्सन, सी में दे दिया अ जेलस पर्सन, और डी में दे दिया अ ड्रंक पर्सन। ठीक, ऐसे करके दे दिया। तो अगर आप अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर के वर्डली मीनिंग निकालने पर आएंगे तो आपको लगेगा कि हरी आंख वाला दानव, है ना, बट ये ईडियम्स हो जाता है तब, ईडियम तब हो जाता है जब इसका सेंस वर्डली नहीं है बल्कि कुछ और निकल रहा है। ठीक है, तो ईडियम वही है जो फ्रेज अपने वर्डली सेंस को ना दे करके दूसरा सेंस दे। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं सेंस। तो हो सकता है किसी को लगे कि हरी आंख वाला मॉन्स्टर कह रहे हैं तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर होगा, नहीं। आपको लग सकता है कि हरी आंख वाला मॉन्स्टर हो सकता है लालची इंसान को कहा जा रहा है, नहीं। या कोई ड्रंक पर्सन, उसकी आंखें बदल जाती हैं ड्रिंक करके, तो इसलिए कहा जा रहा है, नहीं। जेलस पर्सन को कहते हैं हम अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो गया? ईडियम हो गया। तो ईडियम से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फ्रेजल वर्ब से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया, इसमें आपसे कह दिया गया, मान लीजिए कि गिव द मीनिंग ऑफ कम अगेन। ठीक है, अब कम अगेन अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो बता लेगा पढ़ा है या सुना है, नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है तो शायद नहीं बता पाएगा, है ना, शायद क्या पक्का ही नहीं बता पाएगा। तो ऑप्शन ए दे दिया कि कह दिया कम अगेन, तो ऑप्शन ए दे दिया गया रिटर्न, यानी वापस होना। ऑप्शन बी दे दिया गया रिपीट। ऑप्शन सी दे दिया गया
बैक, ऑप्शन डी दे दिया गया कम ट्वाइस। ठीक है, तो अगर हम इसके लफ्जी मायने वर्डली मीनिंग निकालने पर आएंगे तो हमें लगेगा कि कम अगेन का मतलब दोबारा आओ। ठीक है, बट इसका जो सेंस निकलता है वो निकलता है किसी बात को दोहराना, तो रिपीट इसका आंसर होगा कम अगेन का। ठीक है, तो रिटर्न, गो बैक, कम ट्वाइस ये सब नहीं है। ठीक, तो ये होता है। ठीक है, तो ईडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, वोकैबुलरी पार्ट के अंदर वैसे तो फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। इसके अलावा फिर आते हैं हम सेंटेंसेस पर। तो जब हम सेंटेंसेस पार्ट में आते हैं, सेंटेंसेस पार्ट से हमसे कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेंटेंसेस पार्ट्स में आपसे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आते हैं और इसे सीखते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना होता है। आपको सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पता होने चाहिए कि कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं और उनका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, काइंड्स पता होना चाहिए, उनका फॉर्मेशन पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो आपको आगे टेंस भी पढ़ना पड़ता है ताकि आप उसके स्ट्रक्चर को और बेहतर तरह से कर पाएँ, समझ पाएँ। फिर टेंस के साथ साथ आपको पढ़ना होता है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्योंकि ये सब कुछ आपके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को ही सिखाता है। फिर आपको नरेशन पढ़ना होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ही डील करता है। आपको अदर थिंग्स पर अगर हम आए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेकर के बात करें तो टेंस हो गया, वॉइस नरेशन हो गया। इनके अलावा आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं। ठीक है, बिना कंडीशनल सेंटेंसेस के आप कई सारे क्वेश्चंस लैक कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेशन ही सीखने में आपको कंडीशनल्स के अलावा मॉडल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, मॉडल ऑक्सिलरी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मॉडल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये भी फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सिंथेसिस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेंटेंसेस का तो कैसे होता है। ठीक है, या वैसे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वॉइस भी आ जाता है। सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए, यानी कि कौन से ग्रामेटिकल रूल्स सही हैं, कौन से गलत हैं। ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में ही मिलती है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा पार्ट जो है कहीं ना कहीं आपके फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का ही है। यानी अगर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को थरली पढ़ा जाए तो ग्रामर का कोई भी टॉपिक बचता नहीं है, फिर आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। ठीक है, ये हो जाता है। तो इससे क्वेश्चंस किस तरह के पूछ लेते हैं, क्वेश्चन टाइप्स हालांकि मैं कल बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए एक बार। इनसे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको पता है क्या है। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे सेंटेंस को 3 पार्ट्स में कर दिया है ना, A B C और D नो एरर। मान लीजिए सेंटेंस आपको कुछ इस तरह से दे दिया कि When I met my cousin, part A, I asked him, कॉमा यहाँ लगा देते हैं, I asked him where he was, part B, returning back from, part C, and no error हो जाता है पार्ट डी। ठीक, तो सबसे ज़्यादा यही कंफ्यूज करता है।
लोगों को। तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो हो जाती हैं चीज़ें। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस इसी की तरह का होता है, इसमें एरर ढूंढना है, उसमें एरर सुधारना है, ठीक है, ये हो जाता है। तो अब इसमें क्या हो जाता है कि भाई हमें एरर चाहिए तो हमें ग्रामर पता होनी चाहिए। अगर ग्रामर नहीं पता है तो हम एरर नहीं निकाल सकते। बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज़ में गलती कौन निकाल सकता है? जिसको वो चीज़ पूरी तरह आती हो वही तो गलती निकाल सकता है। अगर आपने मान लीजिए खाना बनाया, ठीक है, किसी ने खाना पकाया, उस खाने में क्या कमी है वो कौन बता सकता है? जिसको खाना बनाना आता हो, है ना। तो ये होता है। अब यहाँ ग्रामर अगर पता है तो आप आंसर दे देंगे इजली कि सी आंसर है, रिटर्न के साथ बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी पूरा सही है। व्हेन आई मेट माई कज़न आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम, ये होना चाहिए था, बैक नहीं होना चाहिए था, ठीक। सेंस क्या बन रहा है? जब मैं अपने कज़न से मिला तो मैंने उससे पूछा वो कहाँ से लौट रहा था, ठीक। चलिए खैर, तो ये सब फॉर्मेशन आपको ग्रामर पढ़ के ही समझ में आएगा। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बताया। फिर आपके इन्हीं ग्रामर को पढ़ने के बाद, इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप कंप्रीहेंशन पार्ट को भी और अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि कंप्रीहेंशन पार्ट जो है इंग्लिश का, मेरा मानना ये है कि वो साथ साथ चलना चाहिए। यानी जब मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है ना। ग्रामर के अंदर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जब आप पढ़ते हैं बहुत कुछ पढ़ना होता है। फॉर्मेशन के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर करनी होती है कि क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनके क्या यूजेस हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ग्रामर और कंप्रीहेंशन यानी इंग्लिश को जो समझना है वो, और इंग्लिश के अंदर जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो, दोनों साथ साथ चलना चाहिए साइमल्टेनियसली, है ना। आप पर डे रीडिंग करते रहेंगे, पर डे पैसेज सॉल्व करते रहेंगे, पर डे वोकैबुलरी सीखते रहेंगे, है ना। ये साथ साथ चलेगा, और जो पढ़ाऊंगा मैं ग्रामर में वो भी कवर करना है, ठीक है, तभी काम बनेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपका आ जाता है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। फिर पैराग्राफ आपको पता ही है, पैसेजेस पूछ लिए जाते हैं, अनसीन पैसेज आता है, इसी को हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। कंप्रीहेंशन वर्ड बनता है कंप्रीहेंड से, ठीक है। तो कंप्रीहेंड मतलब समझना होता है, कंप्रीहेंशन मतलब समझने का प्रोसेस, ठीक। तो आपने किसी टॉपिक को कितना समझा, ये किसी टॉपिक नहीं, किसी पैसेज को कितना समझा, ये एग्जामिनर कैसे जज करेगा? एग्जामिनर जज करेगा आपसे क्वेश्चन करके, ठीक है। पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप उन क्वेश्चंस को आंसर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाई आपने पैसेज समझ लिया। तो कंप्रीहेंशन पार्ट में सिर्फ पैसेज ही नहीं है, कंप्रीहेंशन पार्ट में आपका PQRS भी आ जाता है। PQRS क्या है? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सेंटेंस के टुकड़े करके आपको दे देगा, चार भाग में बांट के आपको दे देगा कि इसका एक कंप्लीट सेंटेंस बनाइए। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी कंप्रीहेंशन अच्छी होगी, सेंटेंस जब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको दूसरा क्या कर सकता है कि पैराग्राफ को तोड़ के दे देगा। पैराग्राफ में सेंटेंसेस हैं, उनकी पोजीशंस चेंज कर देगा, आपसे कहेगा सही पोजीशन में लगाइए। तो वो कंप्रीहेंशन का ही पार्ट है। जितना ज़्यादा इंग्लिश को आप समझने लगेंगे उतने अच्छे से आप PQRS कर पाएंगे। इन्हें हम जंबल वर्ड्स, जंबल सेंटेंसेस, जंबल पैरा ऐसे करके कहते हैं, ठीक है। चलिए बहरहाल, तो ये आपका हो गया सिलेबस, ठीक है। ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया डीपली कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे पूछी जाती हैं। इतनी चीज़ें अगर आपने तैयार कर लिया, क्वेश्चन टाइप मैं पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ, इतनी चीज़ें समझ लिया अगर आपने, तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, जो भी आपके आसपास वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आप इंग्लिश नहीं कर पाएँ, क्वालिफाई ना कर पाएँ, ठीक है। एक बार एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक प्रॉपर वे में तैयारी करना है बस, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी साथ साथ करना है, राइट। चलिए खैर, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।